बहुत समय पहले टूटी फूटी झोपड़ियों वाला एक गांव हुआ करता था। इस गांव में रामू और उसकी बीमार माँ तू भूखा रहा तो मैं मर जाऊंगी। ये अधूरी रोटी है अम्मा, मगर इसमें पूरा इज्जत का स्वाद है। मैं इसे नहीं खाऊंगा जब तक तू इसमें से एक टुकड़ा नहीं खा लेती। रामू की माँ कांपते हाथों से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाती है और अपने मुंह में डालती है। रामू अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसी वक्त झोपड़ी के बाहर से हरिया ठाकुर की आवाज आती है। रामू, ओए रामू, बाहर निकल। तेरा बाप मेरे खेत की मट्टी भी नहीं बना सका, अब तू किस काम का है? रामू हरिया की बात सुनकर जल्दी से झोपड़ी से बाहर आ जाता है। मेरे खेत में पानी चाहिए, मजदूर चाहिए, और तू यहां रोटी खा रहा है। चल खेत पे। और हां, तेरी अम्मा को दवा चाहिए ना? पहले मेरे बैलों का गोबर साफ कर, फिर देखूंगा। ठाकुर, मैं मजदूरी करूंगा, तेरा गोबर भी साफ करूंगा, मगर एक बात याद रख, मेरी अम्मा के इलाज की दवा तेरे एहसान से नहीं, मेरी मेहनत की कीमत से आएगी। अबे ओ छोटू गांधी, बहुत बड़े बड़े बोल बोलता है। चल, देखता हूं तेरा ईमान कितनी भूख सह सकता है। रामू मन ही मन में हरिया पर बेहद गुस्सा हो रहा था कि तभी झोपड़ी के अंदर से रामू की माँ की आवाज आती है। जा बेटा, तेरा वचन अधूरी रोटी से भी कीमती है, उसे पूरा कर, चाहे पेट खाली क्यों ना हो। ठीक है माँ, तो फिर मैं जा रहा हूं, तब तक आप अपना ध्यान रखना। रामू निराश होकर हरिया के साथ चल देता है। देख रामू, ये मेरे सारे बैल है, तुझे इन्हें नहलाकर साफ करना है, और यहां पर जितना गोबर और कचरा है इसे अच्छी तरीके से साफ करना है। मुझे यहां पर एक भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, समझ गया ना तू? इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है और रामू पूरी मेहनत से अपने काम में लग जाता है। कुछ देर की कड़ी मेहनत के बाद रामू हरिया द्वारा दिए गए सारे काम को खत्म करता है और बदले में हरिया रामू को कुछ पैसे देता है। लेकिन वो पैसे रामू की मेहनत के मुकाबले बहुत कम थे। लेकिन रामू हरिया से कुछ नहीं कह पाता और पैसे लेकर चुपचाप चल देता है। चलते चलते रामू गांव की स्कूल तक पहुंच जाता है, जहां पर एक गूंगी लड़की जिसका नाम चंपा था, वो वहां पर चुपचाप बैठी हुई थी। रामू उसके पास आता है और चंपा से बोलता है। चंपा, फिर बैठ गई यहां? तुझे मना किया था ना, इन रास्तों पर अकेली मत बैठा कर, कुछ हो गया तो? रामू की बात सुनकर चंपा कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती है। रामू नीचे बैठ जाता है और चंपा के हाथ से टूटी स्लेट ले लेता है। स्लेट पर अधूरे शब्दों में चंपा ने लिखा था, माँ। तू बोल नहीं सकती, मगर ये शब्द सब कुछ बोलते हैं। मैं भी आज माँ के लिए खेत गया था, गोबर उठाया, कीचड़ में फंसा, लेकिन आज 3 रुपए मिले हैं। अम्मा की दवा आधी आ जाएगी। तभी चंपा अपनी टूटी हुई चूड़ी निकालकर रामू को थमा देती है, लेकिन रामू उसे लेने से मना कर देता है। नहीं चंपा, ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है ना, इसे मैं नहीं लूंगा, मगर वचन देता हूं, जैसे मेरी अम्मा जिएगी वैसे तेरी यादें भी जिंदा रहेंगी। कि तभी वहां पर स्कूल के मास्टर जी भी आ जाते हैं। ओ रामू, ये सड़क स्कूल का हिस्सा है, तुम जैसे गंदे बच्चे यहां मत बैठा करो, और इस गूंगी लड़की को भी समझा दे, ये पढ़ लिख कर क्या करेगी।
मास्टर जी, आप पढ़ाते हैं, इसलिए आपको समझना चाहिए। शब्द वो नहीं होते जो बोला जाए, शब्द वो होते हैं जो सीने में जिंदा रहते हैं, और एक दिन यही गूंगी लड़की सबको चुप करवा देगी। मास्टर जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तभी रामू चंपा के हाथ से स्लेट लेकर उस पर लिखता है वचन, और फिर उसे चंपा को दे देता है। ये वचन रहा, जब तक मैं सांस लेता हूं, तुम्हारे शब्द और मेरी मां की दवा दोनों पूरे होंगे। इतना कहकर रामू अपने माँ की दवा लेने के लिए दवा खाने की ओर बढ़ता है। हकीम चाचा, अम्मा की खांसी अब सांस रोक देती है। ये 3 रुपए हैं, क्या दवा मिल सकती है? बेटा रामू, 3 रुपये में दवा नहीं मिलती अब। जो जड़ी बूटियां पहले 3 आने में आती थीं, अब वो चांदी से भी महंगी हो गई हैं। मगर चाचा, ये तो मेरी 2 दिन की मजदूरी है। मैंने ठाकुर का गोबर उठाया, बैल को नहलाया, हाथ में छाले पड़ गए। क्या मेरी मां की सांसें इतनी सस्ती हैं कि अब वो भी मैं नहीं खरीद सकता? तभी वहां पर रमेश नाम का एक आदमी पीछे से आता है और रामू से कहता है, अरे ओ रामू, तू अभी तक जिंदा है। ठाकुर कह रहा था तू खेत में बेहोश हो गया था। सलीम चाचा, इस बच्चे को क्या दवा देंगे? इसके पास तो रोटी भी अधूरी है, दवा कहां से लाएगा? मेरी रोटी अधूरी है, मगर मेरा इरादा पूरा है। तेरे जैसे लोग तो पूरे पेट होकर भी आधे इंसान होते हैं। बहुत बोलने लगा है तू। अच्छा सुन, मैं तुझे एक रास्ता बताता हूं। ठाकुर के पुराने कुएं में एक थैला गिरा है, कीचड़ से भरा। निकाल ला, तुझे 5 रुपये दूंगा। दवा भी आ जाएगी, मिठाई भी। हकीम चाचा रमेश को डांटते हुए बोलते हैं, रमेश, वो कुआं तो जहरीला है। 2 साल पहले सुरेश वहीं दम तोड़ गया था। तू ये मासूम बच्चे से क्यों? गरीब की जान की कीमत कौन पूछता है सलीम चाचा? उसे दवा चाहिए, मुझे थैला। सौदा बराबरी का है। रामू सारी बातें सुनता है, फिर हकीम चाचा के पास आकर बोलता है, चाचा, आप दवा मत दो अभी, लेकिन एक बात पूछूं? अगर मैं वचन दूं कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और दूसरों का हक नहीं मारूंगा, तो क्या भगवान मेरी मां को बचा लेंगे? हकीम चाचा अपनी अलमारी से एक पुरानी शीशी निकालते हैं। ये दवा नहीं है रामू, ये मेरी उम्मीद है। ये तू ले जा। और हां, तेरा वचन मेरी जिंदगी का सबसे अमीर सौदा है। रामू दवा लेकर सीधा अपनी माँ के पास आता है और उन्हें दवा देकर वापस चंपा के पास लौट जाता है। आज तू स्कूल के अंदर जाएगी, किताबें पढ़ेगी और फिर एक दिन तू भी किसी को पढ़ाएगी। जिस दिन तेरे हाथों से कोई बच्चा मां लिखना सीखेगा, समझ लेना तेरा वचन भी पूरा हो गया। तभी फिर से मास्टर जी वहां आ जाते हैं और रामू को हड़काते हुए बोलते हैं, क्या कर रहा है तू रामू? ये स्कूल है, कोई झोपड़ी नहीं। ये लड़की, ये गूंगी है, बोल नहीं सकती तो सीखेगी क्या? और तुम? मास्टर जी, बोलना जरूरी नहीं होता, सीखना जरूरी होता है। वो शब्दों से नहीं, अपने दिल से पढ़ती है। तुम खुद तो पढ़े नहीं, मां की दवा के लिए भी भीख मांगते फिरते हो, और अब यहां ज्ञान बांटने आए हो। इतने में वहां पर हरिया ठाकुर का बेटा भी आ जाता है। ओ रामू, तूने स्कूल का दरवाजा क्या समझ लिया? ये तेरे जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। और ये गूंगी लड़की, हा हा हा, इसकी किताबें कौन पढ़ेगा? राधे, तेरे बाप के खेत में मैंने गोबर उठाया है, मगर तेरी सोच उससे भी ज्यादा गंदी है। मास्टर जी, आपने किताबें जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी की आंखों में लिखा सपना पढ़ा है? तभी वहां पर बैठी एक बूढ़ी औरत बोलती है, रामू ने अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब वो इस चुप लड़की के लिए लड़ रहा है। रामू चंपा से स्लेट लेकर उस पर उंगलियों से लिखता है सपना, और वो स्लेट उठाकर मास्टर जी के सामने रख देता है।
ये शब्द बोल नहीं सकता, मगर ये हर दिन किसी माँ की आंखों में पलता है। क्या आप इसमें इज्जत नहीं पढ़ सकते? ये सुनकर मास्टर जी के अंदर चंपा के लिए दया उमड़ती है और वो चंपा को स्कूल के अंदर बुला लेते हैं। आ जाओ, स्कूल सबके लिए है और सीखना सबसे बड़ी आवाज होती है। शाम के समय रामू और चंपा रामू के घर वापस लौटते हैं और आज रामू की माँ की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रही थी। रामू, तू वहीं है ना? अगर मैं सो जाऊं और उठ ना सकूं तो? अम्मा, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, चंपा आई है, तुम्हारे लिए पानी लाई है, जड़ी बूटी भी लाई है। बस एक रात अम्मा, एक रात निकाल दो, मैं कुछ कर लूंगा। रामू की माँ की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और चंपा बैठकर रामू की माँ की हथेली सहलाने लगती है। तभी झोपड़ी के बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है। रामू चौंक कर उठता है और दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि बाहर रमेश खड़ा है और उसके हाथ में एक थैला था। रामू, मुझे पता है तू तकलीफ में है, ये ले, दवा भी दिलवा दूंगा। बस वो पुराना कुआं याद है ना, उसका ढक्कन खोल दे, कुछ निकालना है। कुएं में झर है रमेश भैया, इंसान नहीं जाते वहां, सांप जाते हैं। तेरी माँ की सांसें बच जाएंगी और तुझे तो पैसों की जरूरत है ही। वैसे भी जमीर से बड़ा कौन सा भगवान होता है आजकल। रामू जल्दी से अंदर जाता है, अपनी माँ का चेहरा देखता है, फिर चंपा की तरफ देखता है और फिर बाहर आता है। अगर मेरी माँ को बचाने के लिए मुझे किसी और की जान का रास्ता खोलना पड़े तो मैं माँ को खोना ज्यादा बेहतर समझूंगा। पगला गया है तू? मैंने वचन दिया था उस अधूरी रोटी को कि मैं पूरा इंसान बनूंगा, चाहे पेट अधूरा रहे पर आत्मा पूरी रहेगी। रमेश चुपचाप थैला उठाता है और वहां से चला जाता है। सुबह का समय था और चंपा ने आज अपने हाथों से एक चिट्ठी लिखी थी जिसे लेकर गांव की औरतें उसका मजाक उड़ा रही थीं। अरे, गूंगी लड़की ने चिट्ठी लिखी है, अब तो कौवा भी वीणा बजाएगा। चुप रहो, जो बोल नहीं सकते वो अक्सर ज्यादा समझते हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा चंपा के पास आकर और चंपा के हाथ से चिट्ठी लेकर जोर से पढ़ता है। जिसने मुझे बोलना नहीं सिखाया उसने भी मुझसे वादा किया। वो आदमी जो खुद भूखा था पर मुझे खाना दिया, उसने कहा था मैं पढ़ूंगी और अब मैं पढ़ रही हूँ। मेरे सपनों को ताली चाहिए, तानों की नहीं। इतने में मास्टर शंकर लाल वहां पर आते हैं और बच्चे के हाथ से चिट्ठी लेकर वो खुद चिट्ठी को पूरा पढ़ते हैं। चिट्ठी पढ़कर मास्टर शंकर लाल की आंखें भर आती हैं। ये चिट्ठी नहीं, ये इल्जाम नहीं, ये हमारे समाज की चुप तस्वीर है। तभी वहां पर गांव के सरपंच आते हैं और सभी से बोलते हैं, मुझे रामू से बात करनी है। रामू आगे आकर सरपंच जी के सामने खड़ा हो जाता है। जी सरपंच जी, बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? तूने जो काम किया उसकी गूंज शहर तक पहुंच गई है। शहर के अभिनव छात्र सेवा केंद्र से बुलावा आया है, चंपा के लिए और तेरे लिए भी। वहां गूंगे बहरों के लिए शिक्षक बन सकता है तू। पढ़ाई मुफ्त, रहना मुफ्त। बस तेरे जैसा हिम्मती दिल चाहिए। रामू, ये अवसर है एक नई कहानी लिखने का। तू गांव छोड़कर जाएगा मगर तेरा नाम हर बच्चे की किताब में रहेगा। वचन अधूरी रोटी का था, मगर अब पूरी जिंदगी उसका उत्तर बनेगी। 2 दिन बाद रामू और चंपा शहर पहुंचते हैं। चंपा, लगता है ये लोग हवा में चलते हैं, जमीन नहीं छूते। तभी एक गार्ड आकर चंपा और रामू को अंदर ले जाता है, जहां पर एक प्रोफेसर रामू और चंपा का इंतजार कर रहे थे।
तुम ही रामू हो? और ये चंपा, हमने तुम्हारे गांव के किस्से सुने हैं, वो चिट्ठी भी पढ़ी। यहां बहुत से बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं जो सुनकर समझता हो। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं बाबूजी, बस दर्द पढ़ना आता है। यही तो असली शिक्षा है बेटा। चंपा को महिलाओं के रूम में भेज दिया जाता है और रामू को भी लड़कों के रूम में रहने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर रामू की मुलाकात एक शहरी लड़के शिवेंद्र से होती है। गांव से आया है, माटी की गंध अब तक आई रही है। यहाँ की हवा में रोटी नहीं डिग्री बिकती है। हमारे गांव में भूख बिकती थी, यहाँ सपना बिके तो बुरा नहीं है। सपनों से ज्यादा यहाँ कंपटीशन चलता है। गांव का दिल नहीं, शहर का दिमाग चाहिए। अगर दिल ना होता तो मैं यहाँ ना होता। तभी चंपा दूसरे कमरे से रामू की तरफ इशारा करती है। वो बोल नहीं सकती, पर उसकी खामोशी मेरा भविष्य बना रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया और चंपा ने पढ़ लिख कर इतिहास रचा और आज चंपा और रामू को सम्मानित किया जा रहा था। अब मंच पर आ रहे हैं हमारे विशेष प्रतियोगी, जो न तो स्नातक हैं न ही महान वक्ता, लेकिन जिनकी कहानी हर दिल को छू सकती है। रामू कुमार। मंच पर तालियों के साथ रामू का स्वागत होता है। मुझे बोलने का हुनर नहीं, मगर मैंने एक लड़की को देखा है जो बोल नहीं सकती, फिर भी मुझे जीना सिखा गई। एक दिन मंदिर की सीढ़ी पर मैंने अधूरी रोटी उठाई थी। लोगों ने मुझे चोर कहा, पर उसी दिन मुझे एक गूंगी लड़की ने देखा। उसकी आंखों में मुझे भूख नहीं, समझदारी दिखी। लोग पूछते हैं, मेरी प्रेरणा कौन है? कोई माँ, कोई गुरु, कोई महान लेखक? अचानक रामू मंच से नीचे आ जाता है और चंपा के हाथ से वो स्लेट लेकर वापस मंच पर चढ़ जाता है। यह है मेरी गुरु, मेरी पाठशाला, मेरी दुनिया। ये बोल नहीं सकती, लेकिन इसकी चुप्पी ने मेरी आत्मा जगा दी। चंपा, तूने कहा था वो अधूरी रोटी एक दिन पूरी बनेगी। आज ये मंच, ये ताली, ये पहचान तेरी ही दी हुई है। तूने आज इस मंच पर भाषण नहीं, क्रांति बोली है रामू। और इस तरह शहर में रामू कुमार उर्फ चंपा के नाम से एक विद्यालय खुलता है, जिसके मालिक चंपा और रामू होते हैं।